लू शेंग रुक गया और देखा, यह जिंग लॉन्ग थी, यमू स्टार डिस्ट्रिक्ट की मशहूर जीनियस जिससे वह पहले मिल चुका था। वह सामने आकर खड़ी हो गई। वह हल्की ठंडी मुस्कान के साथ बोली, कितना अच्छा संयोग है। पिछली बार तुम मेरी चुनौती से बच गए थे, लेकिन आज तो कोई बहाना नहीं होगा, है न? उसके हाथ पहले ही तलवार के हिट की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर लू शेंग के माता पिता और लू किंग हैरान रह गए। वे धीरे से बोले, अरे, यह लड़की कौन है? लू शेंग मुस्कुराया, चिंता मत करो, बस रास्ते में मिली एक जान पहचान है। लेकिन जैसे ही उसने जिंग लॉन्ग की ओर देखा, उसके चेहरे की गर्मजोशी गायब हो गई। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वह एक कदम आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। क्या तुम्हें किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया? दिख नहीं रहा कि मैं अपने परिवार के साथ खाना खाने आया हूं? अगर लड़ना इतना जरूरी है तो बाहर इंतजार करो। खाना खत्म करके मैं खुद आ जाऊंगा। जिन लॉन्ग थोड़ा पीछे हट गई। उसकी नजरें लू शेंग के पीछे खड़े लोगों पर गईं। जेंग यूफेन मुस्कुराकर बोली, एक्साएओ शेंग, अगर यह तुम्हारी दोस्त है तो इसे साथ में खाने के लिए बुलाओ। यह सुनकर जिन लॉन्ग का सारा गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। वह शर्मिंदा होकर बोली, माफ करना, मैं परेशान कर रही थी। फिर वह तुरंत मुड़ी और जल्दी से बाहर चली गई। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, यह लड़की सच में सिरदर्द है। हम दोनों एक ही स्टार क्लस्टर के गर्व हैं, फिर भी वह हर बार लड़ाई ढूंढती रहती है। उसने सिर झटका और परिवार को टेबल तक ले गया। बैठते ही स्टाफ तेजी से खाना परोसने लगा। मुख्य वेटर ने ऑर्डर की पुष्टि की और फिर एक खास बर्तन लेकर आया। उसने उसमें से एक गरम सूप का कटोरा निकाला। लेकिन यह सूप अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान हो। वह उछल रहा था और उसमें एक मजेदार सा चेहरा भी बन गया था। कुछ ही सेकंड में उसका रूप बदल गया और वह सुगंधित सूप बन गया जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। पूरा परिवार चुप रह गया। लू है और झेंग यूफेन तो हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इसे खाया भी जा सकता है या नहीं। लू किंग भी स्तब्ध थी। लू शेंग भी कुछ पल चुप रहा। लू शेंग बोला, कमाल है। कहते हैं हंटर रेस्टोरेंट का खाना सबसे जटिल नहीं, लेकिन सबसे ताजा होता है। अब समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं। कुछ ही मिनटों में दर्जनों शानदार व्यंजन मेज पर सज गए। लू है ने एक कौर खाया और खुशी से बोला, कमाल, इतनी जल्दी इतने सारे पकवान। यह सेवा तो पूरे ब्रह्मांड में नंबर 1 होगी। लू शेंग ने एक बड़ा मांस का टुकड़ा उठाया और खाया। स्वाद शानदार था, ताजा और ऊर्जा से भरा। उसे पुराने पैक्ड राशन याद आ गए और वह हंस पड़ा। उधर लू किंग अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकालकर वीडियो बना रही थी। अरे, मैं रिकॉर्ड करना भूल ही गई थी। यह वीडियो तुरंत अपने ग्रुप में भेजना पड़ेगा। जब वह उस नरम और स्वादिष्ट मांस का मजा ले रहा था, तभी लू शेंग ने अपने खाली हाथ से चुपके से स्टारनेट एक्सेस किया और जिंग लॉन्ग के बारे में और ज्यादा जानकारी खोजने लगा। जैसे ही खोज के नतीजे उसके होलोग्राफिक डिस्प्ले पर आने लगे, लू शेंग कौर लेते लेते ही रुक गया। उसकी नजर एक खास जानकारी पर अटक गई और वह वहीं ठिठक गया। डेटा बिल्कुल साफ और सीधा था। जिन लॉन्ग को एक वॉर ऑर्फन के रूप में दर्ज किया गया था, जो एक उजड़े हुए बैटलफील्ड प्लैनेट से आई थी, एक ऐसा ग्रह जो सदियों से चल रहे इंटरस्टेलर युद्धों से तबाह हो चुका था। लू शेंग सच में चौंक गया। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उस लड़की के सच में कोई माता पिता नहीं थे। इतना ही नहीं, उसके पास कोई रिश्तेदार या करीबी दोस्त भी नहीं था।
वह 900 साल से भी ज्यादा समय तक पूरी तरह अकेले जीती रही थी, जिससे उसकी सामाजिक समझ लगभग खत्म हो चुकी थी। उसकी दीवानगी सिर्फ कल्टीवेशन तक सीमित थी और उसके रिकॉर्ड में दर्ज एकमात्र शौक था बेहतरीन खाना। तो यही वजह है, लू शेंग ने मन ही मन सोचा। आखिरकार उसके अजीब व्यवहार की वजह समझ में आ गई। वह बुरी नहीं थी, वह बस एक तरह की स्पेस हर्मिट थी, जिसकी भावनात्मक समझ अधूरी थी और जिसे सामाजिक व्यवहार की बिल्कुल समझ नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता चलता था कि कब क्या करना ठीक है, इसलिए वह बिना सोचे समझे किसी भी वक्त उसे ड्यूल के लिए चुनौती दे देती थी। उसने मांस का एक और बड़ा कौर लिया, लेकिन उसके मन में हल्की कड़वाहट बनी रही। उसकी हालत समझ सकता हूं, लेकिन समझने की भी एक सीमा होती है। अगर वह फिर से ऐसा कुछ करेगी तो मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। शानदार दावत खत्म करने के बाद लू परिवार उठकर जाने लगा। सबके चेहरे खुश थे और पेट पूरी तरह भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही वे भारी भरकम बिल चुकाने के लिए काउंटर की तरफ बढ़े, मैनेजर सम्मान से झुकते हुए आगे आया। माननीय मेहमानों, वेटर ने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, आपका पूरा खर्च लॉर्ड जिन लॉन्ग पहले ही चुका चुके हैं। लू किंग हैरानी में तेजी से पलकें झपकाने लगी। उसके चेहरे पर साफ साफ आश्चर्य था, जबकि लू शेंग वहीं खड़ा हल्की सी बड़बड़ाहट में खो गया। क्या यह जिन लॉन्ग का मेरे प्रति पहले वाले व्यवहार के लिए माफी मांगने का तरीका है? लू शेंग ने सोचा और उसे यह बात थोड़ी विडंबनापूर्ण लगी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। अगर यह उसकी शांति की पेशकश है, तो अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी, शायद मैं थोड़ा नरम रह सकता हूं। प्रतिष्ठित इंटरप्लैनेटरी मार्शल आर्ट्स जीनियस कंपटीशन के प्रारंभिक और रिवाइवल चरण कुल मिलाकर 8 कठिन कॉस्मिक दिनों तक चले। गति तेज थी, लेकिन इस आयोजन का पैमाना इतना बड़ा था कि कई एलिमिनेशन राउंड्स के बाद भी 40,000 एलीट प्रतिभागी अभी भी मुकाबले में बने हुए थे। इन 40,000 में से आखिर में सिर्फ एक ही शीर्ष पर खड़ा होगा। ये साधारण मार्शल आर्टिस्ट्स नहीं थे, ये असली चुनिंदा प्रतिभाएं थीं, जो एक क्रूर दरविनियन चयन प्रक्रिया से बचकर यहां तक पहुंची थीं। अब दांव और भी ऊंचे हो चुके थे, क्योंकि इस विशाल भीड़ में से केवल टॉप 16 ही अंतिम मुकाबले तक पहुंच पाएंगे। इसी अहम मोड़ पर अलग अलग स्टार सेक्टर्स से चुने गए सीडेड खिलाड़ी आखिरकार एरिना में बुलाए जाने लगे। प्रतियोगिता अब अपने सबसे हिंसक और शानदार चरण में प्रवेश करने वाली थी। भाई, तुम कर लोगे। सबको दिखा दो कि तुम क्या हो। लू किंग की आवाज जोश से गूंज उठी, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो रहा था। उसने एक हाईटेक रिकॉर्डिंग डिवाइस लहराया जो एक तैरती हुई इलेक्ट्रॉनिक आंख जैसा दिख रहा था। मैंने इस टॉप क्लास शूटिंग गियर पर बहुत पैसा खर्च किया है, उसने गर्व से कहा। तुम्हारे हर लेजेंडरी पल को 8K में रिकॉर्ड करूंगी, एक भी फ्रेम मिस नहीं होगा। स्पेसक्राफ्ट का उन्नत ट्रांसमिशन सिस्टम प्लैनेट एजियोर तक हाई क्वालिटी सिग्नल भेज सकता था, जिससे रियल टाइम लाइव प्रसारण संभव था। लू किंग की आंखों में गर्व और जिम्मेदारी दोनों चमक रहे थे। भाई, तुम्हें चैंपियन बनना ही होगा। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, पूरे प्लैनेट एजियोर के लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वह जोश से हाथ लहराने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। चलो भाई, सबको धूल चटा दो। पूरी गैलेक्सी को दिखाओ हमारे घर की ताकत। मुझे पता है पूरे ग्रह के लोग देख रहे हैं, लेकिन तुम बहुत जोर से चिल्ला रही हो, लू शेंग हंसते हुए बोला और प्यार से उसके सिर पर हल्की थपकी दी ताकि वह शांत हो जाए। लू है आगे बढ़ा और लू शेंग के कंधे पर भारी मगर गर्मजोशी भरा हाथ रखा। पूरी ताकत लगा देना बेटे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
सीधे नंबर 1 पर निशाना लगाओ। लेकिन झेन यूफेन ने उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा था। एक माँ की चिंता उसके चेहरे पर साफ थी। एक्साओ शेंग, बस अपनी सीमा से आगे मत जाना। अगर बहुत खतरा हो तो वापस घर आ जाना। जीत तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। लूहे की आंखों में पुरानी यादों की नमी आ गई। ऐसा लगता है जैसे कल ही मैं तुम्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने छोड़ने जा रहा था। कभी सोचा भी नहीं था कि पलक झपकते ही तुम तारों भरे आसमान में जाकर हमारा प्रतिनिधित्व करोगे। अपने माता पिता की अलग अलग सलाह सुनकर लू शेंग के मन में भावनाओं का एक जटिल मिश्रण उमड़ पड़ा। एक पल के लिए उसे अफसोस हुआ कि वह उन्हें यहाँ साथ ले आया, क्योंकि वे साफ तौर पर चिंता में थे। डॉन किंग्स थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से शांत था। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने बस लू शेंग का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत और स्थिर थी। उस खामोश स्पर्श में हजारों अनकहे शब्द और साझा यादें समा गईं। अचानक उसका संयम टूट गया और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। बस सही सलामत मेरे पास वापस आना, उसने उसके कान के पास धीरे से कहा। लू शेंग ने भी उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाई। चिंता मत करो, उसने नरमी से कहा। मैं यहां तक बहुत दूर आ चुका हूं। अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं ठीक रहूंगा। पास ही लिन जियांग्यू और प्लैनेट एज़्योर के दूसरे मार्शल सेंट्स लू शेंग को श्रद्धा से भरी नजरों से देख रहे थे। वे उत्साह से लगभग कांप रहे थे, जैसे सही शब्द ही नहीं मिल रहे हों। प्लैनेट एज़्योर सिर्फ एक टियर 1 रिसोर्स वर्ल्ड था, ब्रह्मांड की धूल का एक छोटा सा कण जिसे बड़े साम्राज्य अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन उसी मामूली धूल से लू शेंग जैसा अभूतपूर्व दिग्गज उभरा था, जो अब तारों के देवताओं को चुनौती देने जा रहा था। प्लैनेट एज़्योर के बेटे होने के नाते उनके दिल गर्व से भर उठे। यह वही पल था जिसका वे सपना देखते थे, अपने चैंपियन को ऐसी चमक बिखेरते देखना जो ब्रह्मांड की अनगिनत जातियों को चकाचौंध कर दे। उसी समय लू शेंग के कम्युनिकेटर में एक प्राथमिक सिग्नल आया। स्पीकर डेंग लू का कॉल। लू शेंग, समय आ गया है। क्या तुम आगे आने वाली हर चीज के लिए पूरी तरह तैयार हो? लू शेंग ने खिड़की से बाहर घूमते हुए नेब्युला और दूर दूर के सूरजों को देखा। फिर उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ हो गई। स्पीकर डेंग, आप निश्चिंत रहिए। जो आपने कहा था वही होगा। यह सिर्फ एक मैच नहीं होगा, यह ताकत का भव्य प्रदर्शन होगा। गैलेक्सी के मंच पर मेरी असली एंट्री। दूसरी तरफ डेंग लू मुस्कुराया और संतोष से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। हमें यही आत्मविश्वास चाहिए। और हाँ, फाइनल के दौरान मैंने तुम्हारे लिए एक परिचित चेहरे को व्यक्तिगत सहायक के रूप में नियुक्त किया है। मुझे लगता है तुम्हें यह चुनाव पसंद आएगा। कोई पुराना परिचित? लू शेंग ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही उसने डॉकिंग बे के प्रवेश द्वार की तरफ देखा, उसे अचानक समझ आ गया कि डेंग लू किसकी बात कर रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक समझदार मुस्कान फैल गई। प्रतियोगियों के विशाल और व्यस्त प्रतीक्षा क्षेत्र में कदम रखते ही लू शेंग की नजर तुरंत एक सुसज्जित और आकर्षक मध्यमायु के व्यक्ति पर पड़ी, जो दूर से उसे संकेत दे रहा था। उस आदमी के चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी जब उसने गर्मजोशी से लू शेंग का नाम पुकारा। वह फल आरलैंड था। पिछली मुलाकात को लगभग आधा साल बीत चुका था और यह मिलन सही समय पर हुआ सा लग रहा था। फल आरलैंड वही व्यक्ति था जिसने लू शेंग को उसके ग्रह से निकालकर इस अनंत तारों भरे ब्रह्मांड में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी वजह से लू शेंग के दिल में उसके लिए गहरी कृतज्ञता थी। उसने हाथ उठाकर खुशी से उसका अभिवादन स्वीकार किया। सच में काफी समय हो गया है ना? लू शेंग ने पास आते हुए कहा।
जहां लू शेंग उस व्यक्ति के प्रति शांत आभार महसूस करता था जिसने उसके लिए गैलेक्सी का दरवाजा खोला, वहीं फल आर्लैंड का आभार उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अभी फल आर्लैंड अपने करियर के सबसे शानदार दौर से गुजर रहा था, जिसका बड़ा श्रेय वह लू शेंग को देता था। खुशी से चमकते हुए उसने कहा, बिल्कुल, और मेरी जिंदगी भी काफी बदल गई है। मुझे यमुस्टार सेक्टर का अगला चीफ एनफोर्सर बनने वाले उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा मेरे लिए प्रतिष्ठित लेवल 12 ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है और मेरा आधिकारिक पद भी एक स्तर ऊपर बढ़ा दिया गया है, फल आर्लैंड ने भावुक आवाज में कहा, जैसे हाल की सफलताओं की पूरी श्रृंखला सुना रहा हो। अब वह लू शेंग को सिर्फ एक पुराने परिचित की तरह नहीं, बल्कि अपने उत्थान के कारण के रूप में देख रहा था। लू शेंग ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा और उसके चेहरे से झलकती खुशी को साफ महसूस कर रहा था। फल आर्लैंड को सफल होते देख उसका मन अनायास लैंड चेन की तरफ चला गया, वही व्यक्ति जिसने सबसे पहले प्लैनेट एज़्योर का मार्गदर्शन किया था। साफ था कि फल आर्लैंड इस नए कॉस्मिक दौर में अच्छी तरह फल फूल रहा था। इससे मुझे लैंड चेन की याद आ जाती है, जिसने सबसे पहले प्लैनेट एज़्योर का मार्गदर्शन किया था, लू शेंग ने सोचते हुए कहा। तकनीकी रूप से देखा जाए तो लैंड चेन ही मेरा पहला कॉस्मिक गाइड था। अफसोस की बात है कि वह अपने मिशन के बीच में ही गायब हो गया। उसकी राह अधूरी रह गई और उसका अंजाम आज तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन लू शेंग को यह पता नहीं था कि इसी सिस्टम के एक दूर ग्रह पर माहौल बिल्कुल अलग था। आकाशीय एरिना के चारों ओर बने 1000 से अधिक दर्शक प्लेटफॉर्म में से एक पर एक सुंदर युवा व्यक्ति एक स्टाइलिश स्पेसक्राफ्ट के ऊपर बैठा हुआ था। उसकी मौजूदगी इतनी आकर्षक थी कि आसपास के लोग बार बार उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन उस युवक के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वह अंतरिक्ष एरिना की चमकती अव्यवस्थित रोशनी को खाली निगाहों से देख रहा था। उसके हाथ में महंगी वाइन की बोतल थी, जिससे वह कभी कभी घूंट भर लेता, लेकिन उससे उसके घायल गर्व को कोई राहत नहीं मिल रही थी। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से एक दूसरा आदमी बाहर आया और भाईचारे से उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, थोड़ा सकारात्मक सोचो, झाओ लिन ने नरमी से कहा। कम से कम अब तुम्हारे पास वह अत्याधुनिक स्पेसक्राफ्ट तो है जिसका सपना तुम सालों से देख रहे थे, और इसे खुद यमुस्टार रीजन फेडरेशन के फल आर्लैंड ने तुम्हें उपहार में दिया है। बहुत लोग तो तुम्हारी जगह होने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन यह बात सुनकर उल्टा असर हुआ। झाओ लिन की बात खत्म होते ही लैंड चेन की पकड़ अचानक कस गई और उसके हाथ की वाइन बोतल हजारों कांच के टुकड़ों में टूट गई। लैंड चेन ने दांत भींच लिए और दर्द से कांपती आवाज में बोला, झाओ लिन, तुम समझते नहीं। मुझे इससे कहीं ज्यादा मिल सकता था। मेरा इनाम सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह तो एक विरासत होती। मेरे पास आज से अरबों गुना ज्यादा दौलत और हैसियत हो सकती थी। मुझे फल आर्लैंड की इस दयाभरी भीख की कोई जरूरत नहीं। लैंड चेन की मुट्ठियां कस गईं और वह पागलों की तरह गरजा, वह मुझे इनाम नहीं दे रहा, वह जानबूझकर मेरी नाकामी मेरे चेहरे पर रगड़ रहा है। यह सोची समझी बेइज्जती है। धत तेरे की। सब बर्बाद हो गया। मैं बस एक कदम दूर था उस दौलत से जो सब कुछ बदल सकती थी। जैसे ही उसे अपनी खोई हुई किस्मत का एहसास फिर से हुआ, उसका गुस्सा टूटकर निराशा में बदल गया। उसने कांपते हाथों से चेहरा ढक लिया और रोने लगा। उसके आंसू उसकी नई जहाज की सतह पर बारिश की तरह गिर रहे थे। उसके पास झाओ लिन लगातार उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता है। बस दिल हल्का कर लो। अब मत रो, लैंड चेन। आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन लैंड चेन का गुस्सा अभी भी भड़क रहा था।
उसने उसे जोर से धक्का दिया और चिल्लाया, मुझसे दूर रहो, बस दफा हो जाओ। उधर मुख्य आयोजन स्थल पर लू शेंग और फल आर्लैंड भीड़ पार करके आखिरकार एरिना के तय प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे। थोड़ी हल्की फुल्की बातचीत के बाद फल आर्लैंड का रवैया पेशेवर हो गया और उसने अपने सहायक के कर्तव्य निभाने शुरू किए। ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हें सेमीफाइनल के प्रतियोगी नियम समझाने हैं। इस बार संरचना में काफी बदलाव किया गया है। सेमीफाइनल चरण कुल 5 राउंड में बंटा हुआ है। फल आर्लैंड ने होलोग्राफिक डिस्प्ले देखते हुए कहा। पहले 3 राउंड 10 चूज 1 क्वालिफायर होंगे, यानी 10 लोगों की केओटिक बैटल रॉयल, जिसमें सिर्फ एक विजेता आगे बढ़ेगा। उन लड़ाइयों से बचने के बाद ही प्रतियोगिता आखिरी 2 राउंड में पारंपरिक 1-on-1 मुकाबले में जाएगी। 10 लोगों की एक साथ लड़ाई। लू शेंग ने भौं उठाई, सच में हैरान दिखते हुए। अब तक के सारे प्रारंभिक और रिपेचेज राउंड तो सख्ती से 1-on-1 थे। सेमीफाइनल में अचानक यह मास मिली फॉर्मेट क्यों? फल आर्लैंड ने बेबसी से कंधे उचकाए। जितना मैंने सुना है, इतने सारे 1-on-1 मैच बहुत ज्यादा समय ले रहे थे। इससे ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स और दर्शकों की शिकायतें बढ़ गईं। इसलिए आयोजकों ने आखिरी समय में फॉर्मेट बदल दिया। इतनी बड़ी इंटरप्लैनेटरी प्रतियोगिता पहली बार हो रही है, तो कुछ व्यवस्थागत गड़बड़ियां होना शायद तय ही था। लू शेंग हल्के से सोच में डूब गया और उसकी आंखों में एक चालाक चमक आ गई। लगता है प्लैनेट एजियोर कुछ मामलों में समय से आगे था, उसने मन ही मन सोचा। हमारे घर के हाई स्टेक्स शो और टूर्नामेंट में ऐसी खराब प्लानिंग कभी नहीं होती, उसने संक्षेप में सिर हिलाया। ठीक है, रणनीति में बदलाव समझ गया। आगे बताओ। फल आर्लैंड ने विवरण जारी रखा। हालांकि ड्रॉ पूरी तरह एरिना की केंद्रीय एआई द्वारा ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसमें एक छिपा संतुलन भी है। ताकि टूर्नामेंट रोमांचक और व्यावसायिक रूप से आकर्षक बना रहे, अलग अलग बड़े स्टार रीजन्स के सीडेड प्रतिभागियों को इस तरह सेट किया जाता है कि पहले 3 क्वालिफायर में वे आमतौर पर एक दूसरे से न भिड़े। इस मामले में तुम निश्चिंत रह सकते हो। लू शेंग ने बस सिर हिलाया, असल में उसे फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने कौन आएगा। फल आर्लैंड की आवाज अब और गंभीर हो गई। जहां तक इस ब्रैकेट में मौजूद ताकत का सवाल है, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार बाकी बचे प्रतियोगियों में से 20% से ज्यादा लेवल 11 मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं। यहां ताकत की घनता बेहद डरावनी है। वाकई यह तो एलीट योद्धाओं की बहुत बड़ी भीड़ है, लू शेंग ने माना, और अब इस ब्रह्मांडीय संघर्ष के पैमाने ने सच में उसकी दिलचस्पी जगा दी। सोचो, 1000 साल से कम उम्र के लगभग 10,000 लेवल 11 एक्सपर्ट, 12 स्टार रीजन्स मिलकर भी इतना बड़ा नंबर सच में हैरान कर देता है, लू शेंग ने मन ही मन कहा। वह गैलेक्सी की असली ताकत का अंदाजा लगाने लगा। अगर ये सिर्फ युवा प्रतियोगी हैं, तो बुजुर्गों समेत कुल लेवल 11 की संख्या शायद 1 लाख से भी ज्यादा होगी। फल आर्लैंड, बताओ, क्या इस सूची में कोई पक्का लेवल 12 भी है? फल आर्लैंड थोड़ा झिझका, उसकी भौं सिकुड़ गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वे बहुत रहस्यमयी हैं और आधिकारिक पुष्टि मिलना मुश्किल है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है, वह है शी एयरबिंग मैन स्टार रीजन का नंबर 1 सीडेड खिलाड़ी लियोट तिशी। फल आर्लैंड ने धीमे से कहा, जैसे उस नाम का अपना वजन हो। वह रेडिएंट सन क्लास का एक ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म है। 3 साल पहले ही वह पीक लेवल 11 एक्सपर्ट्स के टॉप 10 में गिना जाता था, एक ऐसा डरावना जीनियस जिसकी ख्याति पूरे सेक्टर में फैली हुई थी। उसके बाद वह अचानक पूरी तरह गायब हो गया, शायद लेवल 12 तक पहुंचने के लिए गहरी साधना में चला गया था।
और अब जब वह इस प्रतियोगिता में फिर से सामने आया है तो जुए की दुनिया में हलचल मच गई है। अफवाहें फैल रही हैं कि उसने सच में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब पूरी तरह अलग स्तर पर पहुंच चुका है। और एक और नाम है जिस पर ध्यान देना चाहिए, जियोन स्टार रीजन का प्रतियोगी कियान युशु। हैरानी की बात यह है कि उसकी उम्र इस साल सिर्फ 300 साल से थोड़ी ज्यादा है, जो हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट्स के हिसाब से लगभग बच्चा ही माना जाता है। लू शेंग पहले से ल्यूऑट तिशी की प्रसिद्धि के बारे में जानता था, इसलिए वह खबर उसे ज्यादा नहीं चौंकाई। लेकिन यह नया नाम सुनकर वह थोड़ा हैरान हो गया। पहले वाले के बारे में तो मैं जानता हूं, उसने कहा, लेकिन यह दूसरा नाम कियान युशु सुनने में ही कुछ अजीब लगता है। फल आरलैंड ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ तुम्हें ही ऐसा नहीं लगता। फल आरलैंड का चेहरा अजीब हो गया और उसने धीरे से कहा, इस आदमी के बारे में जो खुफिया रिपोर्ट हैं वे काफी परेशान करने वाली हैं। बहुत लोग फुसफुसाकर कहते हैं कि कियान युशु असल में एक प्राचीन शक्तिशाली अस्तित्व की पुनर्जन्म आत्मा है, एक ऐसी सभ्यता से जो हमारे ज्ञात ब्रह्मांड से भी बाहर के किसी स्टार फील्ड से आई थी। यह सुनकर लू शेंग सच में चौंक गया। पूरी तरह दूसरे ब्रह्मांड से? क्या सच में ऐसा होना संभव है? फल आरलैंड ने आगे बताया, रिकॉर्ड बताते हैं कि 50 साल की उम्र तक वह बिल्कुल साधारण इंसान था। उसकी मार्शल आर्ट्स नींव इतनी कमजोर थी कि लेवल 3 भी नहीं छू पाई थी। लेकिन फिर 200 साल से भी कम समय में उसने चमत्कारिक बदलाव किया और सीधे लेवल 11, शायद लेवल 12 तक पहुंच गया। यह रास्ता तो सारी तर्कशक्ति को ही चुनौती देता है। लू शेंग कुछ पल के लिए चुप खड़ा रह गया। फल आरलैंड की बातों के मायने समझते ही उसका दिमाग जैसे ठहर गया। उस आदमी का उत्थान इतना अविश्वसनीय था कि वह खुद भी चौंक गया। अचानक उसके मन में एक साफ विचार उभरा, यह तो बिल्कुल किसी सुप्रीम बीइंग के रीइंकार्नेशन जैसा लगता है। वाह! कियान युशु की जिंदगी का रास्ता देखो तो लगता है जैसे मेरी पिछली जिंदगी के फैंटेसी नॉवेल्स से निकली कहानी हो। लू शेंग को एहसास हुआ कि उसे एरिना में सचमुच एक प्रोटैगनिस्ट लेवल इंसान से भिड़ना पड़ सकता है। लेकिन यह सोच उसे डराने के बजाय उत्साहित कर रही थी। यह विशाल तारों भरा आसमान सच में अनंत है, और इसमें अभी भी ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें मैं समझ भी नहीं पाया, उसने धीरे से कहा। आखिर वह खुद भी एक ट्रांसमाइग्रेटर था, बस उसका समय इस रहस्यमयी प्रतिद्वंद्वी से अलग था। लू शेंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सच में ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसमें हर तरह के लोग मिल जाते हैं। फिर उसने अपने बारे में सोचा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ जो फिर से जन्मा है। लेकिन इस कियान युशु से तुलना करूँ तो मैं तो जैसे शौकिया खिलाड़ी लगता हूँ। लगता है वह अपनी पिछली जिंदगी से पूरा कल्टीवेशन सिस्टम ही साथ लेकर आया है। लू शेंग ने फल आरलैंड की तरफ देखा, उसकी नजर अब तेज और गंभीर थी। एक काम कर सकते हो, उस आदमी पर खास नजर रखो। उसकी हर गतिविधि की जानकारी चाहिए। फल आरलैंड ने तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत करो लू शेंग, तुम कहते या नहीं कहते, वह वैसे भी मेरी निगरानी सूची में सबसे ऊपर है। उसके बारे में बहुत दिलचस्पी है, फल आरलैंड ने आगे कहा। वह आदमी पूरा रहस्य है। यहां तक कि मुख्य स्टार सिस्टम की सबसे ऊंची अथॉरिटी भी उस पर नजर रख रही है। अगर वह अचानक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए सामने नहीं आता तो शायद हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। लू शेंग ने तेजी से हालात का विश्लेषण किया।
अगर इतना ताकतवर व्यक्ति खुद प्रतियोगिता में उतर रहा है तो साफ है कि वह फेडरेशन के रिसोर्स रिवॉर्ड्स के पीछे है। इसका मतलब है कि चाहे उसका बैकग्राउंड कितना भी चीट लाइक क्यों न हो, उसके पास संसाधन शायद मेरे जितने नहीं हैं। दोनों अभी रणनीति पर चर्चा ही कर रहे थे कि अचानक लू शेंग की छाती पर लगी धातु की पहचान कार्ड तेज रोशनी से चमकने लगी और हल्के हल्के कंपन करने लगी। लू शेंग ने हैरानी से नीचे देखा और हाथ से उस चमकते बैच को ढक लिया। यह क्या हो रहा है? अभी क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है? फल आरलैंड ने जल्दी से अपना टर्मिनल देखा। ओह, इसका मतलब है कि तुम्हारा कार्ड रिमोट से एक्टिवेट हो गया है। यानी सेमीफाइनल के ब्रैकेट का रैंडम ड्रॉ अब शुरू हो चुका है। सिर्फ लू शेंग ही नहीं, पूरा इंतजार क्षेत्र अब रोशनी से जगमगा उठा था। हर प्रतियोगी का कार्ड चमक रहा था। हजारों रोशनियां ऐसे चमक रही थीं जैसे टूटे हुए तारों का कालीन बिछ गया हो। दृश्य सुंदर था, लेकिन माहौल अचानक तनाव से भर गया। हर योद्धा जानता था कि इस समय उसका भाग्य केंद्रीय कंप्यूटर तय कर रहा है। लू शेंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सारी लाइट्स अलग अलग प्रतियोगियों को दिखा रही हैं? ड्रॉ प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई। लू शेंग ने अपने कार्ड में आए डेटा को देखा। स्क्रीन पर साफ शब्द उभरे, कॉन्टेस्टेंट लू शेंग, आपकी नियुक्ति तय हो गई है। कृपया तुरंत अरीना नंबर 4985 पर पहुंचें। उसने सिर उठाया और दूर एरिना की दिशा में देखने लगा।